हाय, मैं रितेश रोशन आपके मौर्या क्लासेस में यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं आपके लिए फिजिक्स लेकर के मैं आया हूं और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे उसको हम कवर करेंगे इसकी वीडियो। सबसे पहले हम क्लास 10th के जो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश के परिवर्तन, उसको सबसे फर्स्ट नंबर कवर करेंगे। इसको में हम सबसे फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे प्रकाश, कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश को बारे में हम बताएं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हमारी आँख किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रकाश की डिफिनेशन लिखेंगे कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हमारी आँख किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। यानी कि कहा जा सकता है कि यानी हम प्रकाश के उपस्थिति में ही हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? हम देख पाते हैं। लेकिन कुछ कंटेंट ऐसा होता है कि जब शाम का टाइम होता है, जब रात का टाइम होता है, तो उस टाइम भी हम किसी वस्तु को देख लेते हैं। तो उस टाइम तो प्रकाश नहीं रहता, तो हम कैसे देख पाते हैं? तो उसी चीज़ को हम बोलना चाहते हैं कि अनुभूति जो होता है किसी चीज़ को टटोलना, मतलब उसको हम मतलब कि जान सकते हैं, उसको छू कर भी पहचान सकते हैं कि अनुभूति माने किसी वस्तु को अंधेरा में भी हम उसको पहचान सकते हैं कि हाँ ये वस्तु है। तो ऐसा बात नहीं, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हमारे यहाँ किसी वस्तु को देखने की क्या करता है? अनुभूति प्रदान करती है। मैंने उससे बताता है कि हाँ आप प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। इसको डिफिनेशन को इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रकाश के कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में कई बार पूछे गए हैं। सबसे फर्स्ट नंबर हम बात करेंगे कि प्रकाश का जो विशेषता है उसमें सबसे फर्स्ट नंबर है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये बहुत ही VBI क्वेश्चन है, इसको बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है कि प्रकाश सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसको ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा गया है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। तो हम बात करेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिया हुआ रहता है कि सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, ऐसे कर करके बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। उसको हम क्या मानेंगे कि सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है प्रकाश। दूसरा प्रकाश का जो हम विशेषता मानेंगे वो ये है कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यानी कि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि प्रकाश कैसा तरंग है? तो प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तीसरा बात कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। फिर इसके बाद ये प्रॉपर्टीज है 4 नंबर कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव में एक बार, सब्जेक्टिव में एक बार क्लास 10th में पूछा गया है कि प्रकाश की चाल के बारे में आप कुछ लिखे। तो प्रकाश की चाल भिन्न माध्यमों में भिन्न होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रकाश की जो चाल है वो हर एक माध्यम के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि हम बात करते हैं एग्जाम्पल की तरह कि हम हम बात करते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। फिर बात करते हैं सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। फिर हम बात करेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होती है।
निर्वात की जगह पर अगर ऑप्शन में हवा भी दिया हुआ रहे, अगर निर्वात नहीं दिया हुआ रहे तो हम हवा को भी टिक आउट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, उसके बाद पानी में, उसके बाद पानी यानी कि द्रव में, फिर उसके बाद ठोस में, यानी कि ठोस में बहुत कम मात्रा में जो है कि प्रकाश गमन करता है। जैसे कि निर्वात में हम प्रकाश की चाल को बात करेंगे, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर हम बात करेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। सबसे फर्स्ट नंबर हम बात करेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो इसका लिखेंगे कि 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे इसको ऑप्शन जो है चेंज कर करके देता है। किलोमीटर प्रति सेकेंड में, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर यह प्रकाश क्या करता है, दूरी तय करता है। ये नहीं कि प्रकाश 1 घंटा यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ सेकेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर, सेकेंड। ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक ना। फिर बात करते हैं किलोमीटर को चेंज करके मीटर में भी कभी दे देता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये सेकेंड ही रहेगा, ये नहीं कि ये किलोमीटर या मिनट में हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं कि 3 लाख, तो 3 लाख मैंने 5 को 0, तो 3 पर 5 को 0 बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि ऑप्शन में ये सभी ऑप्शन दिया जा सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं कभी ऑप्शन में निर्वात में प्रकाश की चाल निम्नलिखित में से कौन हो सकती है, तो ऑप्शन में अगर आपको ए दिया हुआ रहे तो इसको मारिए, अगर ए दिया हुआ रहे तो इसको मारिए, अगर ए भी दिया हुआ रहे इसको मारिए। घबराना नहीं है वहाँ पर, ये नहीं कि यहाँ इसको ज़्यादा ध्यान रखना है कि सेकेंड होना चाहिए, ये मीटर नहीं होता। मीटर होगा तो 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा निर्वात में प्रकाश की चाल। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश की चाल पानी में कितना होता है। सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है, निर्वात में होती है। ये बात बहुत ही VVI क्वेश्चन है और एक कई बार बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को रिपीट भी कर चुका है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है और सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है, तो हम ध्यान में रखेंगे, इसको ध्यान में जरूर रखना है। फर्स्ट नंबर है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। अगर ऑप्शन में निर्वात नहीं दिया हुआ रहे तो ऑप्शन में हवा अगर दिया रहे तो उसको हवा को भी चूज किया जा सकता है। फिर इसके बाद बात करेंगे कि निर्वात के अलावा प्रकाश की चाल और किसमें कितना कितना होती है, जो बिहार बोर्ड के इंपॉर्टेंट से हम देखेंगे। ये नहीं कि और सारे एग्जाम का, बिहार बोर्ड में कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है उसके बारे में हम कवर करेंगे, ठीक। तो हम बात करते हैं कि प्रकाश की चाल पानी में कितना होता है। पानी में प्रकाश की चाल होता है 2.5 लाख, 2.5 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। हम इसको फिर से दोबारा हम वैसे ही मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करके दिखाएंगे। देखिए 2.5 लाख के हम लिख सकते हैं 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इसमें भी सेकेंड रहता है, यानी नहीं कि मिनट में रहता है, यहाँ क्या पर रहता है, सेकेंड में। तो 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड द्रव में यानी कि पानी में प्रकाश की चाल 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो द्रव में भी हम देखते हैं कभी जब कि कभी कोई सफ़ेद पानी रहता है, वहाँ पर हम देखते हैं कि द्रव में भी प्रकाश जो हमको नीचे का जो धरती रहता है वो दिखाई देता है द्रव में भी, यानी कि साफ वाटर में जो प्रकाश की चाल रहती है वो 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में 2023 के व्यू से हम लोग चल रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि द्रव में प्रकाश की चाल यानी कि पानी में प्रकाश की चाल कितना होती है। फिर उसके बाद बात करेंगे कि कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, ठीक। तो नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे कि कांच में प्रकाश की चाल, सबसे कम प्रकाश की चाल बहुत बार पूछा गया है कि किस में होता है, तो कांच में सबसे कम प्रकाश की चाल कितना होता है, तो हम लिखेंगे कि 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। और फिर लिखा जा सकता है किलोमीटर को मीटर में चेंज करके 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको याद रखना कि कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड या 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। इसके लिए गड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होती है, निर्वात में होती है। कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
कांच में कितना होता है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और पानी में जब बात करते हैं कि 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसको घबराना नहीं है। फिर हम बात करेंगे कि प्रकाश को कौन कौन से स्रोत होते हैं, प्रकाश किससे निकलती है। प्रकाश को हम स्रोत के आधार पर हम 2 प्रकार के होते हैं प्रकाश स्रोत, हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन एग्जाम में सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताएं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसको एकदम याद रखना है एकदम। इसके बाद फिर बात करते हैं कि प्रकाश से इंक खत्म हो गया था। सबसे पहले प्रकाश स्रोत के आधार पर प्रकाश स्रोत 2 प्रकार कहते हैं। फर्स्ट नंबर प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। आप लोग को सबको नोट्स करना है कॉपी में, ये नहीं कि आप लोग सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देखिए और उसका नोट्स नहीं कीजिए, नोट्स भी बनाना है इसको। मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। अब क्या होता है प्राकृतिक स्रोत और क्या होता है मानव निर्मित स्रोत, ये नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब कि प्राकृतिक स्रोत क्या है और मानव निर्मित स्रोत क्या है। हम बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत को। तो प्राकृतिक स्रोत वह ऐसे स्रोत जो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया है, वो स्वतः प्रकृति में क्या है मौजूद है, उसी को प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि सूर्य, सूर्य सूर्य बोलते हैं। फिर बोला जा सकता है कि तारा, और एक होता है जुगनू, एक होता है जुगनू जो नहीं चलते रहता है, छोटा सा कीड़ा रहता है, उड़ता है तो उसको में लाइट आता है, तो वही प्रकृति का भी वो प्रकृति में ही पाया जाता है, उसको किसी इंसान ने नहीं बनाया है। अब मानव निर्मित स्रोत की जब बात करते हैं तो मानव निर्मित स्रोत में हम बात कर सकते हैं मोमबत्ती, क्या मोमबत्ती, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, जलता हुआ बल्ब, बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, ये सब क्या है मानव निर्मित स्रोत हैं। आखिर ऐसा बतलाने का क्यों जरूरी रहा, एग्जाम अभी से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित स्रोत है। तो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा सूर्य, तारा, ए ओ ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो आपको चूज कर देना है, आपको हड़बड़ाना नहीं है, आराम से उसको क्या करना है चूज करना है। फिर हम बात करते हैं कि प्रकाश की जो गमन होती है, फिर बात करते हैं कि किरण किसे कहते हैं। किरण, किरण, किरण क्या है, जो प्रकाश जिस माध्यम में गमन करती है उसी को क्या बोलते हैं किरण कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम में गमन करती है उसी को क्या बोलते हैं किरण बोलते हैं। यानी कि प्रकाश को गमन करने वाली रास्ता को ही किरण कहते हैं। जैसा कि हम एक फिगर बना रहे हैं, ये क्या है किरण है। अब हम किरण को, किरणों को अब फिर बात करेंगे कि किरण जो प्रकाश जिस माध्यम में गमन करती है उसी को क्या बोलते हैं किरण बोलते हैं। फिर बोलते हैं किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज क्या होता है, तो किरण पुंज बहुत सारे किरणों को आपस में जब हम मिला देते हैं उसी को क्या बोलते हैं किरण पुंज बोलते हैं। मतलब कि क्या हो किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे किरण एक जगह हम कर दिए बहुत सारे किरण को, तो ये क्या हुआ किरण पुंज हुआ। यानी कि किरणों के समूह को क्या बोलेंगे किरण पुंज बोलेंगे। इसको में घबराना नहीं है, एक रहेगा तो उसको किरण बोलेंगे और एक से अधिक हो गया तो किरण पुंज बोलेंगे। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो हम बात करेंगे। ठीक, किरण पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, लिखते हैं किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, होते हैं किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, किरण पुंज। दूसरा अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तीसरा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। तो किरणों का जो समूह होता है ये 3 रूपों में दिखाई देता है। सबसे फर्स्ट नंबर
समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। हम बात करते हैं कि समानांतर किरण पुंज क्या होता है, अपसारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव व्यू से पूछा जा सकता है या सब्जेक्टिव में भी दिया जा सकता है कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो उसको हमको डिफाइन करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर हम बात करेंगे समानांतर किरण पुंज। तो समानांतर किरण पुंज किरणों का वैसा समूह जिसमें सभी किरण एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है, उसी को क्या करते हैं, समानांतर किरण पुंज। आप लोग नोट्स भी करिएगा, वहाँ पर हम बोल रहे हैं किरणों का वैसा समूह जिसमें सभी किरण एक दूसरे की क्या होती है, समानांतर होती है, उसकी क्या बोलते हैं, समानांतर किरण पुंज। जैसे कि हम फिगर से हम समझाना चाहेंगे कि समानांतर कैसे रहती है। समानांतर किरण पुंज, ये आपका समानांतर किरण पुंज एक दूसरे के समानांतर हैं, इसको क्या बोलेंगे, समानांतर किरण पुंज। ये क्या है, समानांतर किरण पुंज। वह किरणों का वैसा समूह जिसमें सभी किरण एक दूसरे के समानांतर होती है। समानांतर दिखाई दे रहा है ना, समानांतर किरण पुंज इसे कहते हैं। फिर बात करते हैं कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है और अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। तो हम बात करते हैं कि अपसारी, दूसरा नंबर अपसारी। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। जैसे कि अप माने होता है ना ऊपर, तो ऊपर मतलब कि कोई किरण निकला और ऊपर चला गया, तो इसका कहा जा सकता है कि अपसारी किरण पुंज। जैसे कि हम एग्जांपल से समझाना चाहते हैं, ये कोई प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश निकलती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो ये प्रकाश स्रोत है और इसे हम किरण को निकालते हैं। देखिए एक बिंदु से निकल रही है और विभिन्न दिशाओं में फैल रही है, इसे कौन सा किरण पुंज कहेंगे, इसको कौन सा किरण पुंज कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक ना। अपसारी किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज। जैसे कि बल्ब से जो प्रकाश निकलता है वो एक बिंदु से निकलता है और विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, तो उसी को कौन सा किरण पुंज कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। फिर हम बात करते हैं अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज के बारे में बताएंगे कि वैसे किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पर आ जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। जैसा कि एग्जाम्पल, विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाते हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए आप लोग फिगर से क्लियर हो रहा है कि सभी दिशा से आ रहा है और क्या हो रहा है, एक बिंदु पर जाकर के क्या हो रहा है, मिल जा रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्लियर हो गया। तो आप लोग को, हम लोग को उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा कि अपसारी, अभिसारी और समानांतर किरण पुंज क्या है। तो समानांतर किरण पुंज बात की है, तो ऐसा किरण पुंज जो समानांतर रूप से आगे बढ़ते रहती है, उसी को क्या बोलते हैं, समानांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज जो एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसा कि हम एक बल्ब का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है। जैसा कि हम लोग बचपन में क्या करते थे कि जो कोई पावर वाला चश्मा रहता था ना, तो उसको प्रकाश में ले जाकर के और कागज़ पर दिखाते थे, जिसके कारण कागज़ जलने लगता था। तो उसी को अभिसारी किरण पुंज कहा जा सकता है कि विभिन्न दिशाओं से जो प्रकाश आया और एक जो पावर वाला जो चश्मा है उसके ऊपर आता है और उस कागज़ को क्या करता है, जला देता है, तो उसको कहा जा सकता है कि अभिसारी किरण पुंज का क्या है, वो एग्जाम्पल है। ठीक, हम लोग को किरण पुंज बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, तो हम लोग सब नोट्स करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि प्रकाश, हम लोग प्रकाश स्रोत के बारे में बात कर लिए, किरण के बारे में बात कर लिए, प्रकाश के जो विशेषता है उसके बारे में बात कर लिए। फिर हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार इस क्वेश्चन को दोहराते रहता है।
यानी कि जो फर्स्ट सीटिंग में नहीं पूछा तो सेकंड सीटिंग में जरूर पूछ देगा, इस वर्ष नहीं पूछा तो अगला वर्ष बहुत पूछेगा। तो ये बने कि बार बार वो क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होते रहता है। तो उसका हम बहुत ही VVI है, आप लोग भी इससे VVI कर लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले इसको जरूर याद रखना है। उसका नाम है, चैप्टर का ही नाम है हम लोग को प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, हेडिंग भी दिया हुआ है, प्रकाश के परिवर्तन। जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन अगर नहीं होता तो हम लोग दुनिया के किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई भी वस्तु हमें दिखती क्यों है, दिखने का कारण यह है कि किसी वस्तु से जब प्रकाश निकलती है, प्रकाश स्रोत से वस्तु से निकलती है और जिस वस्तु को हमें देखना रहता है उस वस्तु पर टकराती है और टकराकर पुनः हमारी आंखों के पास आती है, तभी हमें किसी वस्तु दिखाई देती है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल बनाते हैं, एक प्रकाश स्रोत बनाते हैं, ठीक, ये प्रकाश स्रोत है, जैसे सूर्य इसको मान सकते हैं, ये सूर्य है और कोई वस्तु है, कोई वस्तु है और ये हमारा आँख है, आई, ठीक, ये हमारा आँख है। तो जब प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश निकलता है तो जाता है पहले वस्तु पर जाता है और वस्तु पर से यहाँ पर परावर्तन होकर के हमारी आँखों के पास जाता है। तो याद रखना है कि सबसे पहले जो प्रकाश रहता है वस्तु के पास जाता है और उसके बाद कहाँ जाता है, हमारी आँख के पास जाता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ऐसा अगर क्वेश्चन कभी भी कुछ भी लिया अगर बिहार बोर्ड में कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को समझाएं, तो हम लोग बता सकते हैं कि जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर जब टकराती है तो भी, और टकराने के बाद जब वो किरण हमारी आंखों के पास आती है तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि दुनिया में जितने सारे वस्तु हैं सभी से प्रकाश क्या होती है, टकरा करके आ जाती है, लेकिन कुछ वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश जाती है लेकिन उसको क्या करता है, सोख लेता है, जिसके कारण वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देते। जैसा कि हम बात करेंगे ब्लैक होल इस प्रकार का रहता है, कुछ मतलब कि यहाँ पर ब्लैक इसको मुझे प्रकाश जाएगा ना, इसको से बाहर आएगा ही नहीं, जिसके कारण हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देती है, ठीक। तो हम बात करें कि प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रकाश के परिवर्तन क्या है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम और व्यू से, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि प्रकाश के परिवर्तन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम बात करते हैं प्रकाश के परिवर्तन क्या होता है, हम उसका डेफिनेशन लिखते हैं, आप भी डेफिनेशन याद कर रहिएगा, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ, उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि हम जब क्रिकेट खेलते रहते हैं तो उस टाइम जो बॉलिंग कराते हैं तो जो बॉल को जो पड़काते हैं, देखिए यहाँ पर बॉल कराने वाला है, यहाँ पर खेलने वाला खिलाड़ी है, बैट पकड़ ले रहा है, वैसे यहाँ से बॉल कराता है तो बॉल के यहाँ से ऐसे पड़क करके और ऐसे जाता है बैट्समैन के पास और बैट्समैन उसको क्या करता है, हिटता है। तो प्रकाश के परिवर्तन का एग्जाम्पल हम यहाँ से भी ले सकते हैं। और एक प्रकाश के परिवर्तन का एग्जाम्पल कहा जा सकता है कि जब हम लोग बचपन में
अभी भी जब कोई भी बॉल रहता है तो हम लोग दीवार पर ऐसे से मारते रहते हैं, ऐसे से मारते रहते हैं, कैच करते रहते हैं। तो हम जब बॉल को दीवार पर जब मारते हैं तो बॉल हमारे पास आता है ना, रिटर्न होता है ना, उसी प्रकार प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से जब टकराती है ना तो वो पुनः वापस आ जाती है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश के परिवर्तन। बहुत इजीली है, इसको रटना नहीं है। किसी प्रकाश स्रोत से जब कोई वस्तु निकलती है तो निकलने के बाद किसी अपारदर्शी वस्तु पर टकराती है और पुनः वापस आती है। जैसे हम बॉल वाला एग्जाम्पल लेंगे, जब कोई बॉल किसी दीवार से टकराता है तो टकरा कर पुनः वापस आता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश के परिवर्तन। तो उसी को जो बॉल की तरह बोल रहे हैं उसी को हम प्रकाश की तरह बोलेंगे। जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस आती है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश के परिवर्तन बोलते हैं। हम प्रकाश के परिवर्तन का एक फिगर बना देते हैं कि कैसे प्रकाश की किरण आती है और टकराती है। हम अपारदर्शी वस्तु के रूप में एक मिरर लेंगे, यानी कि दर्पण लेंगे। ये दर्पण है, दर्पण का चित्र ऐसे होता है, याद रखना है। ये दर्पण है, ठीक, ये दर्पण है, दर्पण का चित्र है। जब कोई प्रकाश आया और दर्पण से टकराया और टकरा करके वापस लौट गया, ऐसे हम डायग्राम बनाएंगे कि प्रकाश के परिवर्तन का ये डायग्राम है। तो प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। हम इस पर एक लंबवत एक रेखा खींचेंगे जिसको अभिलंब कहते हैं। हम सभी को बारी बारी से बात करेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, इस किरण को क्या बोलते हैं, जाने वाले किरण को क्या बोलते हैं, उस पर लंब डाला गया उसको क्या बोलते हैं, इसको बता दिए कि मिरर बोलते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन का ये जो फिगर है आप लोग छाप लीजिएगा। इसको हम लिख देते हैं कि जो किरण आकर दर्पण से टकराती है उसी को अपरावर्तित किरण कहते हैं। अपरावर्तित किरण, अपरावर्तित किरण, अपरावर्तित किरण। जो दर्पण पर जो लंब डाला हुआ रहता है उसको अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। जो किरण दर्पण से टकराने के बाद लौटती है तो उसी को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो हम लोग एक तरह से बात करेंगे कि जब अपरावर्तित किरण किसी दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चल जाती है। ये नहीं कि हम इस माध्यम में जब बात करते हैं, ये माध्यम जब निर्वात है तो ये माध्यम में आया और इसी माध्यम में लौट कर क्या हुआ? चला गया, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश के परिवर्तन। तो हम एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं कि जब कोई अपरिवर्तित किरण किसी दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः वापस चली जाती है, उसी को प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। हम यहाँ पर एक अभिलंब डालें, अभिलंब डालने के बाद जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आई बोलते हैं, इनिशियल। और जो परावर्तित किरण और जो अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आर बोलते हैं। तो हम प्रकाश के परिवर्तन का एक नियम है कि कोण, यहाँ पर लिखते हैं कि कोण आई बराबर आर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन ऐसा एक ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है कि आई बड़ा है आर से, आई छोटा है आर से, आई बराबर है कि इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग क्या मानेंगे कि बराबर है। आई को इसको परावर्तित किरण की वजह से इसको अपरिवर्तित किरण जो है, अपरिवर्तित किरण इसको आपतित किरण बोलते हैं, इसको आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण जो किरण दर्पण से टकराती है उसको कौन सा किरण बोलते हैं? आपतित किरण। और ये हो गया परावर्तित किरण, ठीक ना, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आई बोलते हैं, और इसको आई को आपतन कोण भी कहा जा सकता है। इसको आई को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण, आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और आर को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। आर को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ठीक, याद रखना कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि प्रकाश के परिवर्तन, बहुत अच्छा से समझ में आया हो गया। तो फिर हम बात करेंगे प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में बात करेंगे कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं। तो ये भी बहुत वीवीआई है, कभी कभी प्रकाश के परिवर्तन के नियम और प्रकाश के परिवर्तन दोनों लिखने के लिए बोल दिया जाता है, तो हम घबराएंगे नहीं, उसको अच्छा से क्या करेंगे? नोट कर देंगे वहाँ।
और जो 5 मार्क्स में कभी कभी बहुत बार मतलब कि बोला जा सकता है कि पूछा हुआ है कि प्रकाश के अपरिवर्तन तथा उसके नियमों को लिखें। कभी कभी 2 मार्क्स में पूछेगा तो प्रकाश के परिवर्तन सिर्फ पूछेगा, या उसके परिवर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं उसको पूछेगा। तो हम नियम, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। इसको प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। यही सब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 2, 3, 4, 5। तो हमको किसको टिक आउट करना है? 2 को, कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। इंक उसको नहीं है, हाँ मेरे पास। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। अब कौन कौन से नियम होते हैं उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। फर्स्ट नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण परिवर्तन कोण का मान, आपतन कोण परिवर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। आपतन कोण परिवर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। यानी कि कोण I बराबर होगा कोण R का। इसको नोट आउट करना है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। पहला, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि कोण I इक्वल टू कोण R। इसको याद करना। फिर दूसरा नियम हम बात करते हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। फर्स्ट नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। पूछा जा सकता है कि न्यूमेरिकल के रूप में कि आपतन कोण sin 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा? ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। तो आपको जितना आपतन कोण दिया हुआ रहेगा या जितना परावर्तन कोण दिया हुआ रहेगा उतना ही क्या होगा? आपतन कोण परिवर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। फिर बात करेंगे कि आपतन कोण परिवर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। उसका हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक। उसका डायग्राम बनाते हैं। इसमें डायग्राम ए हुआ, ए मिरर है। दर्पण के जिस बिंदु पर प्रकाश टकराती है इसी को आपतन बिंदु कहते हैं। ये लौट गया। ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब है। यानी कि यहाँ से यहाँ कितना डिग्री है? 90 डिग्री। एक कोण I है और कोण R है। ये दर्पण है। क्या है? दर्पण। परावर्तित किरण है। ये आपतित किरण है। अभिलंब ये आपतन बिंदु। इसको लिख लेंगे कि जो आपतित किरण में कि जो किरण दर्पण से टकराती है उसी को क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। जो किरण दर्पण से टकराती है उसी को आपतित किरण बोलते हैं। जो किरण दर्पण से टकराने के बाद वापस जाती है
उसी को परावर्तित किरण बोलते हैं। और दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण आ करके टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और जो दर्पण पर जो डाला गया लम्ब है उसी को क्या बोलते हैं? अभिलम्ब बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि इससे कुछ न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव टर्म में या कोई भी एग्जाम में मतलब कि पूछ देता है तो उसको हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि न्यूमेरिकल इससे प्रकाश के परिवर्तन से कैसा न्यूमेरिकल आता है, हम बात करते हैं उसके लिए। जैसा कि न्यूमेरिकल आ सकता है, ये मिरर है, ठीक, ये मिरर है और जो दर्पण पर जो लम्ब डाला गया है वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। यहाँ पर ध्यान देना है कि 90 डिग्री है, ठीक, 90 डिग्री। और कोई अपरिवर्तित किरण आती है, देखिए अपरिवर्तित किरण आती है और आने के बाद ये टकरा कर पुनः चली जाती है। तो दर्पण के साथ अगर 60 डिग्री बनाया कोण, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि यदि कोई आपतित किरण दर्पण के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो प्रवर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा। तो हम इससे निकालेंगे कि हम जानते हैं कि पूरा कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है और ये 60 डिग्री है तो कितना होगा? 30 डिग्री। कितना होगा? 30 डिग्री। फिर हम बात करते हैं कि ये जब 30 डिग्री है, कोण आई का वैल्यू 30 डिग्री है तो कोण आर का भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री तो हम आर बराबर कितना लिखेंगे? 30 डिग्री। ये नहीं कि दिया हुआ है 60 डिग्री, ऑप्शन में भी दिया हुआ रहेगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आप लोग टिक आउट करके आइएगा, पता चलेगा कि जो आपतित किरण है वो दर्पण के साथ कितना बना रहा है, ये हमको ध्यान रखना है कि दर्पण के साथ ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि यदि कोई आपतित किरण दर्पण के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है तो परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा? तो 30 डिग्री होगा। कैसे कि ये पूरा क्या है? 90 डिग्री है और दर्पण के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो ये जो आपतन कोण का मान होगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि कुल टोटल 90 डिग्री होता है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है, छोटा छोटा बात को, नहीं तो एग्जाम में गड़बड़ी हो सकती है। फिर हम बात करते हैं कि जो अपारदर्शी वस्तु की हम बात किए उसको बारे में बात करें कि वस्तु का जो प्रकाश के आधार पर वस्तु कितने प्रकार की होती है। तो ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन पारदर्शी वस्तु है, तो ऑप्शन दिया हुआ था कि कांच है, कि मिट्टी तेल है या मिट्टी है, ऐसे कर करके एग्जाम्पल दिया हुआ रहता है कौन पारदर्शी वस्तु है। तो हम बात करते हैं कि प्रकाश के आधार पर वस्तु 3 प्रकार की होती है। वस्तु 3 प्रकार के होती है। पहला पारदर्शी वस्तु, दूसरा परभासी वस्तु, तीसरा अपारदर्शी वस्तु। तो हम फर्स्ट में बात करेंगे कि पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं। तो हम पारदर्शी वस्तु की बात करते हैं कि वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आसानी से क्या कर सकता है? उससे पार कर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी वस्तु। जैसे कि हम कांच बोलते हैं, कांच में आसानी से क्या करता है? प्रकाश पार कर सकता है। दूसरा साफ पानी में प्रकाश आसानी से क्या कर सकता है? पार कर सकता है। और परभासी वस्तु किसे बोलते हैं? जैसे कि वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश अंशतः, यानी कि बहुत सारी किरणों का समूह नहीं, कुछ किरणों का समूह उससे पार हो सकता है और कुछ किरण का समूह इधर ही रह जाता है। जैसे कि हम एक बात करते हैं, तेल लगा हुआ कागज। जैसे कि हम तेल लगा हुआ कागज, ये है, मान लें कि तेल लगा हुआ एक कागज है, इसको में तेल लगा हुआ है, इसको यहाँ से प्रकाश जा रही है, प्रकाश गया और प्रकाश कितने नंबर ऑफ किरण है? 1 2 3 4 5,
और जब ये तेल लगा हुआ कागज़ है, तेल लगा हुआ कागज़, तो इसके जो बाद जो किरण जाएगी वो बहुत कम मात्रा में जाएगी। यहाँ से 5 किरण गए, उधर 3 ही गए, यानी कि हमें वो उसके पार जब हम देखेंगे तो धुंधला दिखाई पड़ता है। उसको हम कह सकते हैं वो कौन सा वस्तु है? परभासी वस्तु है, यानी कि अंशतः प्रकाश पार कर सकती है, उसको क्या बोलते हैं? परभासी वस्तु बोलते हैं। या जब ठंडा का मौसम रहता है तो उस टाइम धुंध वगैरह गिरता है ना, तो कुछ कुछ धुंधलापन टाइप से दिखाई देता है जब हम देखते हैं, तो यानी कि उसको धुंध को भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है कि वो कैसा वस्तु है? परभासी वस्तु है। अब बात करते हैं अपारदर्शी वस्तु। वैसे वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं कर सकता, यानी कि प्रकाश पार नहीं कर सकता है, उसी को क्या बोलते हैं? पारदर्शी वस्तु। जैसे कि हम बात करते हैं ईंट, ईंट से होकर प्रकाश पार नहीं करेगा, ठीक, ईंट से होकर प्रकाश पार नहीं करेगा। जैसे कि बेंच, बेंच से होकर प्रकाश नहीं पार कर सकता, यानी कि ठोस जितने वस्तुएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो अपारदर्शी वस्तु के अंतर्गत आ सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मिरर, यानी कि दर्पण। यानी कि दर्पण एक प्रकार का अपारदर्शी वस्तु है। एक बार एग्जाम में पूछ दिया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है से अपारदर्शी वस्तु है। ऑप्शन दिया था ए ऑप्शन कि दर्पण, ऑप्शन ए दिया था दर्पण, ऑप्शन बी दिया हुआ था कांच, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी में दिया हुआ था कि ए और बी दोनों, ए एंड बी दोनों, और ऑप्शन डी ही दिया हुआ था कि ईंट। पूछेगा कि कौन पारदर्शी वस्तु है, तो हम दर्पण और कांच में बहुत सारे स्टूडेंट घबरा देंगे कि ये तो अपारदर्शी वस्तु लग सकता है, लेकिन इसको मैं कांच क्या है? कांच क्या है? पारदर्शी वस्तु है। तो हम लोग कांच में टिक आउट करेंगे कि कांच एक प्रकार क्या है? पारदर्शी वस्तु है। जब अपारदर्शी वस्तु की बात करें तो दर्पण को याद रखना है कि ये जो अपारदर्शी वस्तु है दर्पण से होकर प्रकाश नहीं पार करता है। दर्पण से जब प्रकाश पार करने लगेगा तो हमें वस्तु को हम अपना चेहरा मिरर में देख ही नहीं पाएंगे, हम अपना चेहरा दर्पण में देख ही नहीं पाएंगे। अब हम दर्पण एक प्रकार का अपारदर्शी वस्तु है, आपको याद रखना है, ठीक। फिर हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे कि दर्पण के बारे में हम बात करेंगे कि दर्पण क्या होता है और दर्पण में कौन कौन क्या मैंने उसमें क्या चीज़ से पेंट हुआ रहता है, दर्पण का डेफिनेशन क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे? बात करेंगे, ठीक। तो हम बात करने वाले हैं दर्पण के बारे में। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण कांच का वह भाग जिसका एक भाग रजतित माने रंगा हुआ, रजतित मीन्स रंगा हुआ हो, एक भाग रंगा हुआ हो उसे दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो हम बात करते हैं कि दर्पण का जो पेंट किया हुआ रहता है वो किससे किया हुआ रहता है। तो एक दर्पण लेते हैं और दर्पण कोई भी कांच का एक टुकड़ा लेते हैं और उस टुकड़ा को एक तरफ से रचित कर देते हैं, यानी कि पेंट कर देते हैं, तो उसमें हमारा चेहरा दिखने लगेगा। ऐसा नहीं कि जो पेंट उठाए उसी से पेंट कर देंगे तो वो वस्तु दिखने लगेगा, ऐसा बात नहीं, वो पेंटे दिखने लगेगा। इसको पेंट करने के लिए AgBr का प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रखना है कि जो दर्पण जो पेंट होता है उस किसका प्रयोग किया जाता है? AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। आप तब इधर से देखिएगा और प्रकाश जाएगा या वस्तु पर, और वस्तु से आएगा हमको पर से, जब वस्तु पर जाएगा तो ये दर्पण में हमारा क्या होगा? फिगर दिखेगा। तो दर्पण का डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे कि कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग क्या हो? रचित हो, तो उसे क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे, ठीक। तो ये क्लियर हुआ। अब बात करें कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अब दर्पण के टाइप ऑफ मिरर की बात करते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है
दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट नंबर तब लिखें कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। 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 पहला समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा है गोलीय दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण। हम बात करेंगे कि अब समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक, तो हम समतल दर्पण में बात करेंगे कि समतल दर्पण की जब अब बात आया तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन सा प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। एग्जाम ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन होंगे समतल दर्पण से, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो गोली ये लोग दोनों नोट्स कर लीजिएगा, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। इट इज टू टाइप ऑफ मिरर। समतल दर्पण किसे कहते हैं? कांच का वह टुकड़ा जिसका परावर्तक सतह हो समतल हो। जैसे कि हम एक कांच लिए और एक कांच ऐसा लिए, ठीक, इसका परावर्तक सतह, इसको परावर्तक सतह बोलते हैं, जिस पर हम अपना चेहरा देखते हैं, ये परावर्तक सतह है। इसको परावर्तक सतह जो समतल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? समतल। जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा रहेगा, इसको रचित कर दिए तो समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण नहीं है, ये क्या है? जो परावर्तक सतह होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? समतल होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि वो समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब कैसे बनता है उसका डायग्राम एक खींच देंगे, क्योंकि एक बार पूछा हुआ था कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की जो अति है उसका जो आरेख है खींचे। तो हम लोग समतल दर्पण में बने आरेख को बताएंगे। समतल दर्पण की बात करेंगे कि समतल दर्पण के जो किरण आरेख है उसको हम लिखेंगे। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण आरेख, किरण आरेख, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण आरेख। हम एक समतल दर्पण लेते हैं, यहाँ पर समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण ले लिए। परावर्तक सतह समतल है ना, समतल दर्पण। ठीक, समतल दर्पण में एक हम वस्तु को लेते हैं और उसका किरण आरेख बनाएंगे। एक बार 5 मार्क्स का पूछा हुआ था कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। हम एक वस्तु को लेते हैं, यहाँ पर वस्तु है, ये वस्तु से प्रकाश निकला, प्रकाश निकल करके ये दर्पण से टकराया, दर्पण से टकराने के बाद फिर वापस मुड़ गया और इतना बड़ा वस्तु है, इतना बड़ा वस्तु है, वस्तु से दर्पण पर टकराया और टकराने के बाद क्या हुआ? वापस चल गया। इसका करेंगे किरण है। ठीक, ये जो आपतित किरण हुआ और क्या हुआ? परावर्तित किरण। फिर एक बार और करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, इसको कटिए थोड़ा सा, बहुत बड़ा बन गया, रुक जाइए तो छोटा बनाते हैं। एक हम वस्तु लिए और वस्तु से हम यहाँ पर एक किरण आरेख खींचेंगे। किरण लाए, फिर वापस गया, ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरण। अरे वस्तु है यहाँ पर, ठीक, वस्तु, परावर्तित किरण है। एक वस्तु है यहाँ पर और वस्तु से यहाँ पर डायग्राम क्या करेंगे? खींचेंगे। ये जो परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण, ये जो डायग्राम है यहाँ पर एक बार और
एक समतल दर्पण लिए और समतल दर्पण में एक वस्तु लिए, ठीक। वस्तु से आया प्रकाश, दर्पण से टकराया और टकराने के बाद ये क्या हुआ, वापस चला गया। हम अपरिवर्तित किरण को वापस लाएंगे और ऐसे ही बहुत सारे किरण जो जाते होंगे, यहाँ से एक और किरण निकालते हैं, यहाँ टकराया और टकराने के बाद फिर वापस चला गया। तो वस्तु से ही नहीं कि एक ही किरण निकलती रहती है, बहुत सारे जो प्रकाश स्रोत से जो वस्तुएं आती है वो वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद मिरर पर क्या हुआ, गया और यहाँ पर परिवर्तन हुआ, फिर इसको मिलाएं, वापस लाएं और लाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर मिल गया। यानी कि जो ये प्रतिबिंब हो गया, क्या हुआ, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब और ये क्या है, वस्तु। यानी कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण आरेख ये अगर पूछेगा तो ये आपको क्या कर देना है, दिखा देना है, ठीक। तो यहाँ पर वस्तु है, हम इसे बहुत सारे इस दर्पण तो आपका समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का किरण आरेख ये जो समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना इसका कौन कौन सा विशेषता है और कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो समतल दर्पण से परीक्षा में आते रहे हैं और आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण ये सब के किरण आरेख खींचेंगे, उनके विशेषताओं को जानेंगे। आप लोग डेली 9 बजे लाइव आइए। मैं रितेश रोशन आपका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें इस वीडियो को। धन्यवाद।